हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, आज है संडे और संडे को होता है वीकली रिवीजन। तो वीकली करंट अफेयर का रिवीजन लेकर के मैं आपके सामने आ गया हूं। 5 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक का करंट अफेयर डिटेल के साथ आपका रिवीजन करवाऊंगा। रूल्स क्या है? रूल्स वही पुराना। एंड में आपको कमेंट करके स्कोर है बताना, है ना? तो लाइव टेस्ट ये बिल्कुल होने वाला, लाइव टेस्ट की तरह ही लीजिए। वीडियो के फॉर्मेट में आपके पास पहुंचेगी। अगर आप सुबह में 5 बजे आओगे तब तो फिर आपको लाइव में मिलेगी। तो आप इसको लीजिए। और इसके अलावा एक और जरूरी बात देखिए, आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि 2 दिनों के लिए 5 रुपए में थी ई बुक। अब आज लास्ट दिन है। आज जो लोग नहीं ले पाएंगे, कल से यही ई बुक उनको 50 रुपए में मिलने वाली है। ये ई बुक एमजेटी ऐप पर ही मिलेगी सिर्फ और सिर्फ। कल दिन भर में 1000 से ज्यादा लोगों ने इस ई बुक को परचेज किया हुआ है ऐप से जाकर। आप भी जाइए एमजेटी ऐप से ही इस ई बुक को लीजिए। और जनवरी से जुलाई 2024 की ये जो ई बुक है 2300 प्लस क्वेश्चंस की, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, इसका आप फायदा उठाइए। चलिए शुरू करते हैं। एमजेटी ऐप पर ये मिलेगा, ध्यान रखना। एमजेटी ऐप इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब आप आंसर करना शुरू कर दो। एंड में स्कोर आपको बताना है। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में भारत किस स्थान पर रहा? तो वैश्विक कृषि निर्यात में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत रहा है दोस्तों 8वें स्थान पर। ठीक है ना? यहां पर आप देख पाओगे, रिकॉर्ड है कि इंडिया जो है रिटेन्स 8th पोजीशन इन ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इन 2023। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है, विश्व व्यापार संगठन ने बात कही हुई है। और इसमें बताया है यूरोपियन संघ पहले पर है, दूसरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। भारत 8वें स्थान पर है $51 बिलियन की गिरावट के साथ। आगे, हाल ही में कहां पर मौसम के पूर्वानुमान के लिए एक नए डॉपलर रडार स्थापित करने की घोषणा की गई है? डॉपलर रडार जो होगा ये मौसम का पूर्वानुमान करेगा। कहां स्थापित किया जाएगा? कमेंट करो, जल्दी से बताओ कहां स्थापित किया जाएगा। बताइए रडार का। तब तक मैं फुल फॉर्म बता दे रहा हूं। रडार मतलब होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। तो डॉपलर रडार रडार का एक टाइप है जो मौसम वगैरह की पड़ताल करता है, पूर्वानुमान करता है। तो हिमाचल प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे, पौड़ी गढ़वाल में। देखिए कुछ इस प्रकार से ये काम करता है। डेली करंट अफेयर मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए, तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में 2025 तक इंस्टॉल कर दिया जाएगा। और अभी तक 3 डॉपलर वहां पर ऑलरेडी यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में काम कर रहे हैं, ठीक है ना, जिन पर 13 करोड़ का खर्च भी आया हुआ है। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया योजना शुरू की? महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया योजना शुरू की है। किसने शुरू की है बताइए, जल्दी से बताइए, फटाफट से कमेंट करते रहिए। मुख्यमंत्री मैया योजना शुरू की है किसने? वहां के सीएम अभी जेल भी गए हुए थे। बताइए कहाँ के हैं? झारखंड। झारखंड के मुख्यमंत्री ने ये योजना शुरू की है, हेमंत सोरेन ने। हेमंत सोरेन अभी आपको पता होगा कुछ दिन पहले इस्तीफा दिए थे, जेल गए थे, फिर वापस आए, फिर पद ग्रहण किए, ठीक है। कुछ समय के लिए चंपई सोरेन सीएम बने थे। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना इन्होंने शुरू की है। और ये जो है झारखंड बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना का ही नया अपग्रेडेड संस्करण है। मतलब पहले इस नाम से जाना जाता था, अब इस नाम से जाना जाएगा। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत भैया 21 वर्ष से 50 वर्ष तक की जो भी महिलाएं हैं, जो भी बालिकाएं हैं, उनको 1000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश की सेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास एमपीएक्स किया है? भारत ने किसके साथ किया है? जल्दी से बताओ कमेंट करके, फटाफट से कमेंट करके बताओ भारत ने किसके साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास एमपीएक्स किया है? भारत उस देश के साथ इंद्र करता है, इंद्र अभ्यास करता है। बताइए, बताओ भाई, अपने स्टूडेंट जो है तुरंत कमेंट करके बताइए। इंद्र मतलब इंडिया और रसिया, तो इंडिया और रूस के बीच में इंद्र होता है। और अभी हाल ही में इसी के बीच में हुआ है ये एमपीएक्स, मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज। अगला, ठीक है, आईएनएस तबर जो है भारत की तरफ से इसमें हिस्सा लिया था। अगला, हाल ही में भारत और यूनाइटेड किंगडम के वैज्ञानिकों ने पूर्वोत्तर में मुड़े हुए पंजे वाली छिपकलियों की कितनी नई प्रजातियां खोजी? तो ये भारत और यूके के वैज्ञानिकों ने मिलकर खोजा हुआ है। और अरुणाचल प्रदेश में खोजा है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में खोजा हुआ है, ठीक है ना। ऐसी छिपकली की प्रजातियां जिनके मुड़े हुए पंजे हैं, तो ऐसी 6 छिपकली की प्रजातियां खोजी हुई हैं। ये यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए मुड़े हुए पंजे हैं इनके, इनके मुड़े हुए पंजे हैं।
तो ये ऐसी 6 छिपकली की प्रजातियां इन्होंने अभी खोजी हुई हैं, भारत और यूके के साइंटिस्ट ने मिल करके, जिसमें भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून और अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट यानी अत्रि, ये दोनों शामिल था। ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बताइए भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार स्टैटिक जीके में पूछा गया है। ठीक है, अगला, हाल ही में बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला? तो बीएसएफ के चीफ देखिए, अभी आपको याद होगा वहां से हटाए गए थे जम्मू कश्मीर में, क्योंकि घुसपैठ हो गई थी और उसको लेकर के उनको हटा दिया गया था। तो अभी बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार जो है ये सौंप दिया गया है दलजीत सिंह चौधरी जी को। यहाँ पर देखिए आर्टिकल है, दलजीत सिंह चौधरी गिवन एडिशनल चार्ज एज बीएसएफ डीजी डे आफ्टर नितिन अग्रवाल इज रिप्लिकेटेड टू स्टेट कैडर। नितिन अग्रवाल को स्टेट कैडर मिल गया था, उनको वहां से रेप्लिकेट कर दिया गया था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बात सामने आई थी कि 600 से ज्यादा मिलिटेंट्स घुसने की संभावना बताई जा रही थी, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई थी। इसको लेकर उनको हटाया गया, तो एडिशनल चार्ज इनको दे दिया गया। ठीक है, ये कहाँ के हैं? ये वर्तमान में एसएसबी देख रहे हैं। ठीक है ना, क्या देख रहे हैं? एसएसबी देख रहे हैं। ठीक है, कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा रहा है? सीमा सुरक्षा बल एडीजी कार्य किया भारत तिब्बत में। देखिए ये यहाँ लिखा तो नहीं गया है, लेकिन अभी आप ध्यान रखिए, दलजीत सिंह चौधरी जो हैं एसएसबी देख रहे हैं और इनको अब बीएसएफ का भी एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया गया है। आपको दिख रहा है कहीं? मुझे तो नहीं दिख रहा है। अपने कार्यकाल के दौरान उत्तर प्रदेश विभिन्न पदों पर काम किया है, आईटीबीपी में काम किया है, सीआरपीएफ में भी ये काम कर चुके हैं, वीरता पदक पा चुके हैं, पुलिस पदक पा चुके हैं, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक पा चुके हैं। ठीक है, तो बीएसएफ का भी ये देखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखेंगे। ये देखिए सशस्त्र सीमा बल डायरेक्टर यहाँ लिखा गया है, एसएसबी के डायरेक्टर। ठीक है, चलिए कोई जानकारी आपके पास गलत ना जाए जिससे। केंद्र सरकार ने कितने नए राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है? राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने। कहां पर, कितने? देखिए 8 ऐसे राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर की परियोजना को मंजूरी दी है जो 50,000 करोड़ से ज्यादा का है, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया हुआ है। ये रोड कॉरिडोर जो है ये 4.42 करोड़ मानव दिवस रोजगार भी सृजित करेगा, जिससे इस सेक्टर में रोजगार की भी संभावना बढ़ेगी। इस परियोजना के तहत कुल 936 किलोमीटर लंबी सड़कें का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 8 लेन की एक परियोजना है, 6 लेन की 3 परियोजना है और 4 लेन की 4 परियोजनाएं हैं। सड़क परियोजनाएं सब है ये। ठीक है, अगला देखते हैं। हाल ही में नोवाक जोकोविच ने पेरिस ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता? तो बताइए, नोवाक जोकोविच जो कि कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं भाई? कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? ये सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं। कितने? 24 ग्रैंड स्लैम। और ग्रैंड स्लैम जीतने के साथ साथ ये गोल्ड मेडल भी जीत गए। तो इन्हें कहा जाता है, अब क्या कहा जाएगा? गोल्डन स्लैम। क्या कहा जाएगा? गोल्डन स्लैम। ठीक है ना, गोल्डन स्लैम विजेता। गोल्डन स्लैम विनर जो है ये किसे कहा जाता है? उसे कहा जाता है जो ग्रैंड स्लैम का विजेता हो और ओलंपिक में गोल्ड जीता हो। तो ऐसे ये बन गए हैं 5वें व्यक्ति जो अभी तक के इतिहास में गोल्डन स्लैम जीता हुआ हो, यानी ग्रैंड स्लैम का विजेता रहा हो कोई ना कोई, और इसके साथ ये भी। इनके नाम वैसे भी रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम का, तो ये भी याद रखना। कहाँ के रहने वाले हैं? सर्बिया के रहने वाले हैं। इन्होंने किसको हराया है? कार्लोस अल्कराज को, यानी कार्लोस अल्कराज पाए हैं सिल्वर। क्या पाए ये? सिल्वर पाए। ठीक है ना, जो ओलंपिक जो फाइनल में हारता है उसे सिल्वर मिलता है, जो जीतता है उसे गोल्ड। अगला, मशहूर नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया, ये किससे संबंधित थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए, मशहूर नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का जो निधन हुआ है ये किस नृत्य से संबंधित थी? ये किससे संबंधित थी? कुचिपुड़ी से? बिल्कुल। भरतनाट्यम से? बिल्कुल। उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भरतनाट्यम आप जानते हो ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है, सॉरी हाँ लोक नृत्य ही है। कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। तो ये 84 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है, यामिनी कृष्णमूर्ति जी। इन्हें दोस्तों पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों से सम्मानित किया जा चुका है। तीनों नागरिक सम्मान इनको मिल चुका है। अगला, अगस्त 2024 में भारत के सबसे युवा ओलंपिक मुक्केबाज रेफरी कौन बने हैं? तो अभी अगस्त में ओलंपिक चल रहा है और आज तो आखिरी दिन है, समापन है आज। तो भारत के सबसे युवा ओलंपिक मुक्केबाज रेफरी कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं साईं अशोक। साईं अशोक दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये भारत में दोस्तों लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर भी हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल कबिलाई साई अशोक इनका पूरा नाम है।
तो ये भारत के सबसे कम आयु के ओलंपिक मुक्केबाज रेफरी होंगे। ठीक है, अगला, पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह के लिए भारत का ध्वजवाहक किसे नामित किया गया है? तो देखिए, समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? तो महिलाओं में होंगी मनु भाकर, महिलाओं में होंगी मनु भाकर, और पुरुषों में होंगे पी आर श्रीजेश। ठीक है ना, ये पुरुषों के होंगे। इसकी घोषणा बाद में की गई, मनु भाकर पहले घोषित की गई थी। इस क्वेश्चन का आंसर तो मनु भाकर होगा, लेकिन पुरुषों के लिए पी आर श्रीजेश भी होंगे। ठीक है, आपको पता होगा मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल लाई हुई हैं इस बार, और 2 ब्रॉन्ज मेडल एक ही मतलब कोई भी 2 मेडल एक ही ओलंपिक में लाने वाली पहली भारतीय भी ये बन गई हैं। मनु भाकर 2 मेडल जीतने वाली दूसरी महिला है, और पहली महिला जो एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीती हूँ। पीवी सिंधु 2 ओलंपिक में 2 मेडल जीती थी। ठीक है, और मनु भाकर जो है इन्होंने शूटिंग में जीता था, और पी आर श्रीजेश हॉकी के गोलकीपर हैं, और हॉकी टीम ने भारतीय पुरुष ने इसने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता, लगातार दूसरी बार ब्रॉन्ज जीता है ना। चलिए, तो 11 अगस्त को ओलंपिक का समापन समारोह होगा, और अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के दोस्तों 6 मेडल टोटल हैं, जिनमें 1 सिल्वर है और 5 जो हैं ब्रॉन्ज मेडल है। टोटल 6 मेडल अभी तक हैं, और भारत है 71वें पोजीशन पर। मोस्ट प्रोबेबली 71वें पर ही रहे, या फिर और भी बाहर चला जाए, मतलब दूर चला जाए। पिछली बार 48वें पोजीशन पर हम लोग इसलिए थे क्योंकि एक गोल्ड आ गया था। गोल्ड की वजह से बहुत तेजी से रैंकिंग में सुधार देखने को मिलता है। इस बार कोई गोल्ड नहीं आया है, तो इसलिए हम लोग बहुत पीछे हैं। ठीक है ना, और ये दुख की बात है कि दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं हम लोग, और सबसे कम मेडल की देशों में हम लोग शामिल हैं। चलिए आगे, 6 से 8 अगस्त 2024 तक कहां पर पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो बताइए, पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन कहां हुआ? जल्दी से बताओ फटाफट से। नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में 6 से 8 अगस्त तक हुआ। बिम्स्टेक मतलब होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये ढाका में है। ये पूछा जाता है, 7 सदस्य देश हैं। आप भारत के पड़ोस में जितने भी सदस्य देश हैं उनको इसमें काउंट कर लेना। ठीक है ना, जो बे ऑफ बंगाल के आसपास है, यानी बंगाल की खाड़ी के आसपास। जैसे भारत हुआ, बांग्लादेश हुआ, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल और भूटान। 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो नई दिल्ली में अभी इसका आयोजन किया गया, व्यापार शिखर सम्मेलन का। इसके हाल ही में पीयूष गोयल ने किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिया एट 100 लॉन्च किया? इंडिया एट 100 ये पुस्तक जो है भारत के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री वी सुब्रमण्यम ने लिखा है। किसने लिखा? वी सुब्रमण्यम ने। इंडिया एट 100। फटाफट से वीकली क्विज का रिवीजन कीजिए, वीकली करंट अफेयर का रिवीजन कीजिए। टॉप 30 क्वेश्चंस ये हफ्ते से आए हुए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने बताए जा रहे हैं। तो इस पुस्तक का पूरा नाम है इंडिया एट 100 इन विजनिंग टुमारोज इकोनॉमी पावर हाउस। ठीक है, तो इन्होंने इस पुस्तक में प्रिडिक्ट भी किया है कि अगर 8% की दर से हम लोग बढ़ते रहे, ऐसे ग्रोथ करते रहे, तो 2047 तक $55 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे। अगला, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों, ये फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, और इससे सम्मानित किया गया है अभी भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। तो ये अभी फिजी यात्रा पर गई हुई थी, और इनको वहां पर सम्मानित किया गया है फिजी के सर्वोच्च सम्मान से। वहां के राष्ट्रपति विलियम कैटिनोविर ने सम्मानित किया है। अगला, भारत ने नेपाल में लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना के लिए कितने रुपए को मंजूरी दी है? तो भारत ने नेपाल के लिए लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना जो है उसके लिए कितने की मंजूरी दी है? जल्दी बताओ कमेंट करके। 5,000 करोड़ से ज्यादा की। ठीक है ना, यहाँ देखिए 5,792 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भारत करेगा, और भारत की जो सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड है उसके द्वारा नेपाल हाइड्रो प्रोजेक्ट को की देखरेख किया जाएगा, इसका मैनेजमेंट किया जाएगा। ठीक है ना, तो भारत जो है इस परियोजना को संभालेगा। एक और जरूरी बात देखो, अर्जुन बैच आ चुका है एनटीपीसी की। जो भी लोग सीरियस होकर तैयारी करना चाहते हैं, डेमो क्लास ला दी गई है। डेमो क्लास आप जाकर के देख सकते हो, कोई भी व्यक्ति। ठीक है, डेमो देखिए। उसकी जो पीडीएफ दी जाती है वो भी मैंने टेलीग्राम पर भी भेज दी है। पीडीएफ किस लेवल का आएगा, बाकियों की तरह नहीं कि गोचागाची करके आपको दिया जाए, बाकायदे नोट्स आपको दी जाएगी, और उस नोट्स को इस हिसाब से क्लास नोट्स को आप पढ़ोगे कि तुरंत दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है ना, एक बार क्लास क्लियर होगी तो आप जो है अर्जुन बैच ज्वाइन करो, जाकर के देखो और पढ़ाई में लग जाओ, तैयारी में जुट जाओ। एमजीटी ऐप पर मिलेगा। असम राइफल्स का महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है? तो असम राइफल्स जो कि भारत का सबसे पुराना पैरामिलिट्री फोर्स है,
इसके नए महानिदेशक कौन होंगे, कौन नियुक्त किए गए हैं, कमेंट करके बताइए कौन नियुक्त किए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा अज्यूम्स चार्ज एज असम राइफल डायरेक्टर। दोस्तों असम राइफल्स जो है ना, इसको इससे रिलेटेड दो स्टैटिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या, पूर्वोत्तर का प्रहरी और कछार लेवी पूछा जाएगा। बताइए निम्न में से किस सशस्त्र बल को पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है या किसको कछार लेवी कहा जाता है, तो कमेंट करके आपको बताना होगा, है ना, कमेंट करके आपको बताना होगा। तो ये असम को कहा असम राइफल्स को कहा जाता है। 1835 में इसकी स्थापना हुई थी, शिलोंग में इसका हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर से भी क्वेश्चन बने हैं। अगला, हाल ही में कौन सा राज्य सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाला पहला राज्य बना। सभी फसलों को, वहां पर उत्पादित होने वाली सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदेगा, कौन सा राज्य खरीदेगा, तो आप बताइएगा कौन खरीदेगा, हरियाणा। कौन खरीदेगा, हरियाणा। हरियाणा की स्कूलों ने भी एक नया अनाउंसमेंट किया है कि वो अपने राज्य के जितने भी स्कूल हैं 15 अगस्त के बाद से वहां पर गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद बोलना अनिवार्य किया जाएगा, इसको भी ध्यान रखना। अच्छा, कल मैंने इस पर बोला था कि ये जैसे राजनीति वाला विषय है या फिर क्या कहा था, मुझे एग्जैक्टली वो वर्ड नहीं याद आ रहा है कि हाँ, हाँ वोट बैंक साधने की साजिश, मैंने ये बोला था। तो एक दो स्टूडेंट जो है वो ऑफेंड हो गए थे कि जय हिंद बोलना क्या गुनाह है। देखिए मेरा ये मानना नहीं था कि जय हिंद बोलना गुनाह है या उससे, मेरा कहना ये था इसका जो पर्पज है या जो टाइमिंग है, वो उसका जो उद्देश्य है वो वही है वोट बैंक वाला, ठीक है, क्योंकि चुनाव जस्ट इसी महीने शुरू होने वाले हैं, अगले महीने में अक्टूबर में। तो उससे पहले वो ऐसे ऐसे डिसीजन लेकर के जिससे जिससे ऐसा लगे कि हाँ इसके लिए बहुत ज्यादा वो प्रेस किया जा रहा है, राष्ट्रीयता मतलब राइट विंग और लेफ्ट विंग को अगर आप अच्छे से समझते होगे तो आप जरूर उस बात को समझ पाओगे, ठीक है। तो मेरा ये कहना नहीं था कि जय हिंद कहना गलत है, मैं अपनी वीडियो में खुद सबसे लास्ट में यही बोलता नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम, है ना। तो जय हिंद कहना हमारे लिए थोड़ी ना, हम तो सबसे ज्यादा बार हम ही बोले होंगे, है ना, आज तक 4 से 5 हजार वीडियो बना चुके हैं। हरियाणा सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाला पहला राज्य बनेगा और इसने एमएसपी पर 14 फसलों को बढ़ाकर 23 फसल कर दिया है। एमएसपी मैंने आपको डेली करंट अफेयर में समझाया भी था, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। 133 करोड़ रुपए का शुल्क माफ भी किया जाएगा और 137 करोड़ रुपए मुआवजा दिए जाएंगे, ठीक है, आपदा प्रभावित किसानों को। अगला, किस देश को भारत का पहला जीआई टैग वाला अंजीर का जूस निर्यात किया गया है, बताइए। जीआई टैग वाला अंजीर का जूस, तो ये पोलैंड को निर्यात किया गया है, ठीक है ना। अंजीर का जूस निर्यात किया गया है जिसे पुरंदर कहा जाता है, पुरंदर हाईलैंड्स फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने इसको बनाया हुआ है, मतलब यही इसका निर्माण करती है। अगला, आपदा जोखिम प्रबंधन समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन बना, मतलब कौन सा ऐसा राज्य बन गया है जिसने ये कहा है कि पूरा जो राज्य के जितने भी नागरिक हैं सभी की बीमा हो चुकी है, समझिए अगले 3 सालों के लिए आप यहाँ के नागरिक हो उस राज्य के तो आपकी बीमा हो गई है, तो किसी भी आपदा में कोई भी दिक्कत आती है तो राज्य सरकार उसका निर्वहन करेगी। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा राज्य ने ऐसा किया हुआ है, तो आप बताओगे नागालैंड, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए नागालैंड फर्स्ट स्टेज इन कंट्री टू साइन एमओयू ऑन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। तो ये सभी नागरिकों को 3 सालों के लिए 2024 से 27 के लिए पूरा नागालैंड बीमा के दायरे में। अगला, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को पेरिस ओलंपिक 2024 से निलंबित कर दिया गया, तो ये दुख की खबर आई दोस्तों। एक हो सकता था गोल्ड आ जाता एक और आज भारत की रैंकिंग मेडल टेबल में कहीं और होती, लेकिन यहाँ पर जो विनेश फोगाट हैं जिनके साथ ये दुर्घटना घटी, इनका वजन 100 ग्राम ज्यादा पाया गया, एक्चुअली में ज्यादा था, काफी ज्यादा, घटते घटते लास्ट में 100 ग्राम फिर भी ज्यादा ही निकला। तो वो विनेश फोगाट पर को इनएलिजिबल घोषित कर दिया गया और इसकी वजह से ये फाइनल नहीं खेल पाई, जबकि सेमीफाइनल ये जीती थी और सेमीफाइनल ये हराई थी उस चैंपियन को जो पिछली बार की चैंपियन थी, उसको हरा करके, और प्लस एक ही दिन में 3-3 फाइट जीत करके ये गई थी, लेकिन फिर भी इनको फाइनल नहीं खेलने दिया गया। इन्होंने हालांकि अभी अपील की हुई है, अभी उसकी रिपोर्ट, अभी उसका रिजल्ट आना बाकी है। इन्होंने कहा है कि संयुक्त सिल्वर विजेता इनको एटलीस्ट घोषित किया जाए, तो देखना होगा कि आगे क्या डिसीजन आता है। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस बार ये गोल्ड से चूक गए, इस बार सिल्वर जीते, लेकिन इस बार अरशद नदीम ने जीता है गोल्ड और अरशद नदीम ने बना दिया है ओलंपिक रिकॉर्ड। इन्होंने 92.97 मीटर की दूरी तक भाला फेंका और
इस वजह से नया ओलंपिक रिकॉर्ड सेट कर दिया। पाकिस्तान के हैं अरशद नदीम, तो नया ओलंपिक रिकॉर्ड बना है, तो इसको भी ध्यान रखना। बाकी सिल्वर विजेता नीरज चोपड़ा रहे, और नीरज चोपड़ा ने कितना दूर तक भाला फेंका था, 89.45 मीटर की दूरी तक। ठीक है, हालांकि इन्होंने अपना भी इस सीजन का बेस्ट ही दिया था, लेकिन फिलहाल होने को कौन टाल सकता है। अरशद नदीम जो है ये विजेता रहे, और ये सेकंड विजेता रहे, सिल्वर मेडलिस्ट रहे। तो इस बार सिल्वर आया है अपना, ठीक है, गोल्ड नहीं आया है। अगला, किस एजेंसी द्वारा 15 अगस्त 2024 को अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट 8 लॉन्च किया जाएगा? हालांकि पिछली बार उन्होंने गोल्ड जीत करके पहला गोल्ड जीतने का रिकॉर्ड बनाया था एथलेटिक्स में, नीरज चोपड़ा ने ही। इस बार भी 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाले भी बन गए हैं। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ईओएस ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, और कब लॉन्च किया जाएगा? ये 15 अगस्त को, यानी कि इसरो के स्थापना दिवस को ही। इसरो का स्थापना दिवस आप जानते हो ना, 15 अगस्त 1969 को स्थापित हुआ था। तो अपने स्थापना दिवस पर ये अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट लॉन्च करेगा। अर्थ ऑब्जर्वेशन मतलब कि अर्थ को ऑब्जर्व करने वाला, ठीक है ना, जो अर्थ को ऑब्जर्व करने वाला सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है, तो वो मिलिट्री पर्पजेज में, एग्रीकल्चर में, ठीक है, बॉर्डर एरिया में, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को देखने के लिए इन सब में काम आता है। तो ऐसे ही ये भी काम आएगा। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया? इस पर भी मैंने आपको वीडियो दी थी। तो वक्फ संशोधन विधेयक इसको पेश किया दोस्तों किरण रिजिजू जी ने, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। हालांकि अभी वक्फ संशोधन विधेयक जो है ये 31 सदस्यों वाली जेपीसी में, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में चला गया है। इसको भी क्वेश्चन आगे लेकर के आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। हालांकि अगर आप वक्फ बोर्ड के बारे में जानना चाहो ये वीडियो जरूर देखना, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लोकसभा में ये बिल पेश किया गया है। 9 लाख एकड़ से अधिक भूमि का प्रबंधन वक्फ बोर्ड करता है। रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद तीसरा सबसे बड़ा लैंड ओनर है वक्फ बोर्ड। अगला, आरबीआई ने लगातार कौन सी बार रेपो रेट 6.5 पर स्थिर करने का फैसला लिया? तो रेपो रेट अनचेंज रहेगा, इस बार भी 6.5% पर रहेगा। लगातार 9वीं बार अनचेंज रखने का फैसला लिया है आरबीआई ने। तो रेपो रेट क्या होता है? जब बैंकें जो हैं, जो कमर्शियल बैंकें हैं, वो आरबीआई से पैसे उधार लेती हैं, तो आरबीआई उनसे जो इंटरेस्ट लेता है उसे कहते हैं रेपो रेट, ठीक है। अब वो रेपो रेट है 6.5%, मतलब आपको वो बैंकें लोन अगर देंगी तो लोन कितने में देंगी? 8.5 से 9% के आसपास, ठीक है, होम लोन वगैरह। अगला, किस खिलाड़ी ने ओलंपिक से अयोग्य घोषित किए जाने के बाद संन्यास की घोषणा कर दी? तो अगेन विनेश फोगाट जो है ये काफी दुखित हुई इससे, और इस बार इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी जब इनको एलिजिबल अयोग्य घोषित कर दिया गया था तब। तो यूई सुसाकी को ये हराए थी, और जो कि ओलंपिक चैंपियन थी, उसके बाद ये पहुंची थी वहां पर, 100 ग्राम वजन ज्यादा निकल गया, इस वजह से नहीं जीत पाए। इनके अगर अचीवमेंट की बात करें तो कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम्स में ये गोल्ड जीत चुकी हैं। 2018 एशियन गेम्स में भी गोल्ड जीती थी। अगला, हाल ही में जारी हुरून इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे प्रभावशाली महिला नेता कौन बनी? तो भारत की सबसे प्रभावशाली महिला नेता बन गई हैं दोस्तों रोशनी नादर मल्होत्रा। ये HCL की, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड की चेयरपर्सन है, और इनको अभी हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था, सेवेलियर डी होनूर का, ठीक है, जिसे लीजन ऑफ द नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर भी कहा जाता है। तो इसे भी ध्यान रखना, सेवेलियर डी ला लीजन होनूर। अगला, किस राज्य सरकार ने भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दी है? तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य दोस्तों बन गया है छत्तीसगढ़, ठीक है। यहाँ पर आंसर लीक हो गया है आपका। चलिए, तो छत्तीसगढ़ में भारत का तीसरा सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य, इसको मंजूरी मिल गई है, और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। एक्चुअली में गुरु घासीदास और तिमोर पिंगला को मर्ज करके ये बनाया गया है, ठीक है। तो पहला सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश वाला। दूसरा सबसे बड़ा कौन है? मानस टाइगर रिजर्व, असम का, ठीक है। चलिए अगला, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में 920 करोड़ रुपए की नमामि गंगे 2.0 मिशन योजना शुरू की? तो केंद्र सरकार ने अभी 2 राज्यों में गंगा की सफाई को लेकर के नमामि गंगे मिशन का अगला संस्करण लॉन्च किया है। नाम है उत्तर प्रदेश और बिहार। उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे आंसर भी है, पीपीटी वाले क्या बताएं हम। चलिए ठीक है, आंसर लीक होता जा रहा है, फिर आप लोग आंसर करते चलिए, पीपीटी बनाने वाले ने गलती कर दी है। अगला देखते हैं हम लोग,
गांधीवादी नेता शोभना रनाडे का हाल ही में निधन हो गया। ये किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित थी? तो देखिए, ये पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित थी। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित थी। ठीक है, ये गड़बड़ हुआ है जी। चलिए, पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित थी। प्रसिद्ध गांधीवादी लीडर थी शोभना रनाडे जी, और इनका अभी 99 वर्षों की उम्र में निधन हुआ है। इनका कहना यह है कि 18 साल की उम्र में ये महात्मा गांधी जी से भी मिली थी। 2011 में इनको पद्म भूषण मिला था। अगला, भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई टक्कर रोधी प्रणाली कवच 4.0 के तहत कितने इंजनों में इसे लगाए जाने की योजना है? तो कवच 4.0 में 20,000 इंजन में ये लगाए जाएंगे। कवच 4.0 के तहत इसे कवच का अपग्रेडेड संस्करण समझिए, क्योंकि ये कवच जो पहला वाला था वो कुछ कुछ सिचुएशन में फेल कर जाता था। ये वाला जो कवच है, गुफा हो, ब्रिजेज हो, या पानी वाला इलाका हो, या पहाड़ी इलाका हो, इन सब में भी बेहतर तरीके से काम करेगा। ये कहा है अश्वनी वैष्णव जी ने, रेलवे मंत्री हैं जो कि ये कहे हैं कि अगले 5 सालों में 20,000 रेल इंजन जो है ये लग जाएगा। अगले 4 सालों में, ठीक है, 5-5 हजार रेल इंजनों पर लगाते लगाते 20,000 रेल इंजनों पर लगा देंगे। ठीक है, तो ये थे दोस्तों टॉप 30 क्वेश्चन इस वीक से। अब ये अगस्त महीने के महत्वपूर्ण दिवस हैं, अभी तक आए हुए, इसको आप रिवीजन कर लीजिए, आगे जब बढ़ेंगे तो ऐड होता जाएगा। बाकी पीडीएफ में आपको ये बुक भी दे दी जाएगी, इंपॉर्टेंट आयोजन सम्मेलन भी दे दिया जाएगा, ये सब आप पीडीएफ से पढ़ पाओगे। वन लाइनर जिनको लेना है जनवरी से जुलाई तक का, तो आज आखिरी मौका है, इसको आप ले डालिए। एमजेटी ऐप पर ही जाकर के आपको ये मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। व्हाट्सएप पर ये ई बुक नहीं दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा एमजेटी ऐप डाउनलोड करके रखो और बाकी की ई बुक के भी लिए एमजेटी ऐप का रुख कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।